अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को डिफाइन करते हैं। हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जीन्स ट्रांसमिट होते हैं जो कि न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम मियोसिस के केस में स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ही जितने भी जीन्स डीएनए वगैरह प्रेजेंट है वही आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसा जीन भी है, ऐसा भी डीएनए है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो, जो न्यूक्लियस के अंदर ना हो? ऑफ कोर्स हमारे पास है। अगर प्लांट्स के केस में देखें तो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, और एनिमल्स में और प्लांट्स दोनों में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना ही डीएनए होता है। तो भाई इन्होंने भी तो ट्रांसफ़र होना है नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसी चीज़ का नाम है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसको आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोलें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और इवन मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोले, तो ये सारे के सारे सेम ही चीज़ है। अब नेक्स्ट अगर हम इसको दूसरी तरह ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये फॉर्म है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। जैसे मैं पता, अगर हम मेंडल क्लास को स्टडी करें तो मेंडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जितने भी जीन्स और डीएनए वगैरह प्रेजेंट है उसका ट्रांसफ़र बताता है कि उन्होंने कैसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होना है। तो ऑफकोर्स साइटोप्लाज्म का हमें मेंडल के जो लाज हैं वो एक्सप्लेन नहीं करते। तो इसका मतलब है ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है जिसमें जो ट्रेट्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक नॉन क्रोमोसोमल साइटोप्लाज्मिक मीन्स के थ्रू। यानी जो साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए प्रेजेंट है वो क्रोमोसोमल तो नहीं है ना, वो किसी क्रोमोसोम की फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं है, बल्कि असल में जो साइटोप्लाज्म या फिर जो ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, सॉरी सर्कुलर यहाँ पे डीएनए होता है जो ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो जीन्स होते हैं उनको हम प्लाज्मा जीन्स का भी नाम देते हैं। तो ज़्यादातर अगर हम देखें ना यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि हमें पता है ज़्यादातर जो डीएनए है वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो वो मेंडेलियन पैटर्न को ही ज़्यादा जीन्स फॉलो करते हैं। लेकिन ऑफकोर्स फिर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे आ जाते हैं जो कि मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो नहीं करते। अभी हम देखते हैं आगे इस तरह की पैटर्न्स जो कि मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करते, जैसा कि मैटरनल इफेक्ट, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। या फिर दूसरी तरह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी मैटरनल इफेक्ट का ही नाम है, मैटरनल इफेक्ट और एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस। अब एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस कौन सी होती है? एपिजेनेसिस हम एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें एक जो लोकस पे जो जीन प्रेजेंट होता है वो किसी और लोकस वाले जीन को अफेक्ट करता है और उसके जो एक्सप्रेशन है उसको मास्क कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है और एक यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर ये वाला जो जीन है इस दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर दे तो इसको हम बोलते हैं एपिजेनेसिस। ठीक है, तो अगर एपिजेनेसिस होगी इसका मतलब है मेंडल का जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। अब देखें, इसको हम डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं कह सकते, क्योंकि डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशनशिप होता है एक अलील और जीन के दरमियान। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अलील है तो इस दूसरे क्रोमेटिड पे उसका पार्टनर होगा जिसको हम जीन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जीन और अलील का रिलेशनशिप। लेकिन अब इनकी तो लोकेशन सेम है ही नहीं। ये तो वैसे यहाँ पे भी हो सकता था ये, ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पे भी हो कि ये इसका पार्टनर तो नहीं है, नहीं अलील और जीन का रिलेशनशिप तो इनमें नहीं है। इस वजह से हम इनको डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं बोलते, बल्कि ये एपिजेनेसिस है। इसके अलावा देखें तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो इनहेरिटेंस है वो भी मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करती। और जो ऑर्गेनेलीज के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्लाज्मिड वगैरह, इनके अंदर भी जो जीन्स है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते। इसके अलावा जो लिंक्ड जीन्स होते हैं जो लिंकेज ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं, वो भी जब मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होती है तब वो भी जो है वो इकट्ठे ही ऑलमोस्ट नेक्स्ट जो है वो ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसमिट होते हैं। तो इस तरह जो है ये भी मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करते, जो कि मेंडल का लॉ कहता है मेंडल जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कला है उसको लिंक्ड जीन्स भी फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस इन सेक्सेस के अगर कौन सा सेक्स होगा तो कितना साइटोप्लाज्म जो है वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा। तो अगर सबसे पहले हम मेल कंट्रीब्यूशन को देखें तो जो स्पर्म या फिर प्लांट्स के केस में जो पोलन होता है उसके पास बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है या फिर ना होने के बराबर होता है, जो कि एग के पास आगे जाएगा तो नेक्स्ट जो है वो जाइगोट बनेगा। लेकिन अगर फीमेल की कंट्रीब्यूशन देखें तो जो एग होता है उसके पास तकरीबन सारे का सारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसका वो जाइगोट तक आगे ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम मैटरनल इनहेरिटेंस या फिर मैटरनल इफेक्ट का नाम देते हैं कि जो फीमेल की फिनोटाइप है एक क्रॉस के अंदर वो हमेशा उसके ऑफस्प्रिंग में लाजमी तौर पे एक्सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि उसको फिनोटाइप को जो एक्सप्रेस करने वाले कुछ ना कुछ जीन जो हैं वो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और अगर हम बायोलॉजिकल बेसिस देखें मैटरनल इनहेरिटेंस की तो हमें पता है जो डीएनए जो है ऑर्गेनेली का या फिर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वही एम्ब्रियो तक जाता है फीमेल से।
जैसे अगर हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्टडी कर लें ह्यूमंस के अंदर, तो देखें यहाँ पे जो स्पर्म है ये हमारे पास स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पर्म के अंदर बहुत ही जो है वो ज़्यादातर इसके अंदर डीएनए ही प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है। जो साइटोप्लाज्म है वो तो ना होने के बराबर है इसमें, ठीक है। इवन होता भी है साइटोप्लाज्म, जो थोड़ा सा यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। नेक्स्ट जो है जब इसकी फ्यूजन होती है यहाँ पे एग के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका डीएनए या न्यूक्लियस ही नेक्स्ट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो जो है इस स्पर्म से बहुत ही लिटिल साइटोप्लाज्म जो है वो रिसीव करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया रिसीव नहीं करेगा स्पर्म से। लेकिन दूसरी तरफ अगर एग को देखें तो एग के अंदर जो है वो सारे का सारा साइटोप्लाज्म जितना भी प्रेजेंट है वो आगे एग या फिर जो है जाइगोट रिसीव कर लेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जितना भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारे पास आ रहा है वो हमारी मदर से आ रहा है। और जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एम्प्टी डीएनए मतलब जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसका मतलब है कि वो हमारी मदर से आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। जैसे हमने स्टडी की मैटरनल इनहेरिटेंस, सेम चीज़, यानी कि एक पेरेंट से अगर कोई भी जीन्स वगैरह ट्रांसफ़र हो गए हैं तो इसका मतलब है वो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस है। जैसा है कि ये भी ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स के केस में ही होगी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट का ही जो ऑर्गेनेली का डीएनए वो ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हमने मैटरनल केस में देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था वही सिर्फ मदर का ही सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा था, फादर का स्पर्म का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। तो जो यूनिपेरेंटल जीन ट्रांसमिशन है ये हमारे पास अगर ह्यूमंस के केस में देखें तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया फर्टिलाइजेशन बाय द एग, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आती है। और जो फादर का माइटोकॉन्ड्रिया है और जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स वगैरह हैं वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होते ऑफ स्प्रिंग तक, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल को देखें तो जैसे हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास स्पर्म है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कभी भी नेक्स्ट जो है वो एग तक नहीं जाता, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में नहीं जाता, ठीक है। जब फ्यूजन होती है तो फ्यूजन के बाद सिर्फ और सिर्फ इसका जो न्यूक्लियर डीएनए वही एग के अंदर नेक्स्ट हमारे पास जाता है और इस तरह जो है वो आगे जाइगोट के अगर फर्दर क्लीवेज के बाद जो है वो बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम प्लांट्स के केस में देख लें यहाँ पे, तो जो क्लोरोप्लास्ट के जीज है वो भी यूनिपेरेंटली ही ट्रांसफ़र होते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, यानी जब स्पर्म्स और एग्स की फॉर्मेशन होगी तो तब यूनिपेरेंटली ही ट्रांसफ़र होगी। अब ये यूनिपेरेंटली जो है ये मैटरनली भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, पैटर्नली भी और बाई पेरेंटली भी। अब यहाँ पे अगर देखें ना हम तो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस का जो मोड है, जो मैकेनिज्म है वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे हम लेना तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो मैटरनली भी ट्रांसफ़र होता है, आगे कुछ केसेस में देखा गया है पैटर्नली भी ट्रांसफ़र होता है और इवन बाई पेरेंटली यानी दोनों पेरेंट्स से भी आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाता हुआ देखा गया है, ठीक है। इवन विद इन सेम स्पीशीज़ में भी ये डिफरेंट मूड्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हर स्पीशीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।